अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द CNS पैथोलॉजी फ्रॉम द रॉबिन्स। इसमें यह है कि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये आपकी बुक की ही आउटलाइन है जिसमें से मैंने हाईलाइट किया हुआ है पिंक से, जो कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। इनको आपने लाजमी करना है। और जो ग्रीन से हाईलाइट हुए हुए हैं ये सेकंड प्रायोरिटी है, इनको भी आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो पिंक वाले जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूक्यूज़ बार बार इसमें से रिपीट होते हैं, तो आपने इनको नोट कर लेना है बुक के ऊपर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपका फ़र्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो मेनिंजाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लेप्टोमेनिंजेस विद इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस। मेनिंजाइटिस से आपको क्या समझ आ रहा है? आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन एंड मेनिंज मीन्स मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें। तो क्या होता है, इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। कौन सी मेनिंजेस की होगी? लेप्टोमेनिंजेस की होगी। कहाँ पर होगी? सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर होगी। सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर लेप्टोमेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको आप मेनिंजाइटिस कहेंगे। लेप्टोमेनिंजेस क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी इन्फ्लेमेशन ही होगी सारे मेनिंजेस की। 3 तरह के मेनिंजेस होती हैं, जैसे आप इस फिगर में देखें। आपके पास जो है ब्रेन में जो ब्रेन को कवर कर रही होती हैं वो 3 मेनिंजेस होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होता है जो ब्रेन को कवर कर रहा होता है पाया मैटर, पिया मैटर उसको कहते हैं। पिया मैटर, उसके बाहर होता है रेक्नॉइड मैटर, और सबसे बाहर होता है ड्यूरा मैटर जो स्कल बोन के साथ अटैच होता है। तो लेप्टोमेनिंजेस किसको कहते हैं? जो इनर 2 मेनिंजेस होती है ना, पिया मैटर एंड रेक्नॉइड मैटर, इनको आप कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस। तो इनकी इन्फ्लेमेशन को आप क्या कह देंगे? मेनिंजाइटिस। तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है ब्रेन तक, तो उसको हम एक नई टर्म दे देते हैं, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। ब्रेन का भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कह देंगे, मेनिंजाइटिस हाल ही नहीं कहेंगे। हाल ही अगर हम लेप्टोमेनिंजेस की बात करते हैं तो उसको मेनिंजाइटिस कहेंगे, और अगर ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर देगा तो उसको हम मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहेंगे, सिंपल। अब जो इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस होती है ना, उसकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। एक्यूट, क्रोनिक एंड केमिकल मेनिंजाइटिस इसके अलावा होता है। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस होता है, केमिकल मेनिंजाइटिस होता है। इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस मींस दैट इसमें कोई इन्फेक्शन होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, या तो एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट में मोस्टली क्या होते हैं, पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा ये होता है कि एसेप्टिक हो जाए। जो एसेप्टिक में बैक्टीरिया नहीं होते, वो उसमें वायरस हो सकता है, वायरल हो सकता है। दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेनिंजाइटिस होता है वो टीबी के पेशेंट्स में होता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस उसको हम कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सिफिलिस का पेशेंट जो होता है उसके अंदर ये हो सकता है मेनिंजाइटिस। और तीसरा ये है कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। और दूसरा जो केमिकल मेनिंजाइटिस है, केमिकल मेनिंजाइटिस मीन्स कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें जस्ट क्या होगा, कोई इरिटेंट आ जाएगा, कोई केमिकल आ जाएगा जो कि सब रेक्नॉइड स्पेस में आ जाएगा और वो तंग करेगा आके मेनिंजेस को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस हो जाएगी। तो सिंपल ये क्लासिफिकेशन है इन्फेक्शियस एंड केमिकल, जिसमें इन्फेक्शियस में एक्यूट एंड क्रोनिक है। एक्यूट में यूजुअली बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, क्रोनिक में मोस्टली टीबी के पेशेंट्स या सिफिलिस के पेशेंट्स या क्रिप्टोकोकस के जो पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं। और केमिकल में सिंपल कोई भी इरिटेंट हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेनिंजाइटिस हमने भी जिसके ऊपर फोकस करना है वो आपका है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजेस हो जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं न्यूनेट्स में, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में। कि अगर आपके पास कोई ओपीडी में या कहीं भी हॉस्पिटल में जो है न्यूनेट्स आ जाते हैं विद द मेनिंजाइटिस सिम्टम्स, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वहाँ पे उसको जो इन्फेक्शन हुआ होगा, मेनिंजाइटिस हुआ होगा, नियोनेट को अभी पैदा हुआ है 1 महीने के अंदर अंदर जो होता है ना, 1 मंथ ऑफ लाइफ से कम वाला जो होता है उसको हम नियोनेट कहते हैं। तो उसके अंदर जो इन्फेक्शन आप एक्सपेक्ट करेंगे वो ई कोलाई का करेंगे, या फिर आप ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई का करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ई कोलाई को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। दूसरा जो होता है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं मतलब 1 साल के अंदर या चिल्ड्रन में अगर चले जाएँ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज़म होता है कॉज करने वाला मेनिंजाइटिस वो होता है एज इन्फ्लुएंजी। और थर्डली आपके पास जो अडल्ट्स में आता है, एडोलेसेंट्स में होता है, यंग अडल्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉज करता है मेनिंजाइटिस, वो है मेनिंजोकोकस, ठीक है, नेज़ीरिया मेनिंजिटिस कॉज करता है।
और एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ मतलब कि बुढ़ापे में जाके अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सबसे टॉप पे आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा आ जाता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। तो ये आपने बैक्टीरिया याद रखनी है, कौन सी एज में कौन से बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपने ये याद रखना है कि रूट्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे हो जाते हैं, कैसे माइक्रोब्स आ जाते हैं ब्रेन में और मेनिंजेस में आ जाते हैं और वहाँ पे जाके मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। तो ये बुक में आपका नहीं लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए कौन से रूट्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है हिमेटोजेनस रूट, ठीक है, मतलब कि ब्लड वेजल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया ब्रेन में और वहाँ पे आके मेनिंजाइटिस करवा दिया। दूसरा ये होता है कि एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन के ब्रेन में कहीं भी पास कोई फोकस हुआ इन्फेक्शन का तो वहाँ से स्प्रेड करके बैक्टीरिया आ गया। थर्डली क्या होता है, आइट्रोजेनिक होता है कि इसमें हॉस्पिटल्स में जो लंबर पंक्चर करते हैं ना हम, उसके थ्रू भी क्या होता है कि अगर वो इन्फेक्टेड हो ऑलरेडी, जो हम पंक्चर नीडल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इट कैन बी थ्रू द हेमाटोजेनस रूट, इट कैन बी ड्यू टू एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन और इट कैन बी आइट्रोजेनिक थ्रू द लंबर पंक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो आएंगे मेनिंजेस में और वहाँ पे आगे किस तरह से इन्फ्लेमेशन करेंगे और वहाँ पे क्या मैकेनिज़्म चलेगा। सबसे पहले तो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी हमारी जो नेज़ोफेरेंक्स होती है वहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने इनहेल किया बैक्टीरिया को फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे नेज़ोफेरेंक्स में जाके उन्होंने क्या किया, पेंट्रेट किया नेज़ोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन को, वहाँ से वो चले गए ब्लड में, म्यूकस मेम्ब्रेन से पेंट्रेट करके चले गए ब्लड में जाके वहाँ से चले गए, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होके सीएनएस में गए कहाँ पर, सब रेक्नोइड स्पेस में। सब रेक्नोइड स्पेस में जब वो चले जाते हैं तो वहाँ जाके ये अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जब ये अपनी तादाद बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ हो रहे होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि परमिबिलिटी ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर ज़्यादा हो जाती है। जो पहले से ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बड़ा हुआ था, वहाँ पे बना हुआ था ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसने उन ऑर्गेनिजम्स को रोका हुआ था कि तुमने हमारी मेनिंजेस के अंदर नहीं जाना। लेकिन अब क्या होगा, जब वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बैक्टीरिया आते जा रहे हैं और साइटोकाइंस रिलीज़ होते जा रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो परमिबिलिटी है ब्लड ब्रेन बैरियर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको जो है वो एक चांस मिल जाएगा कि अब हम अंदर चले जाएँ, जो कि पहले नहीं जा पा रहे थे। अब वो बैरियर टूट गया और वो वहाँ से अंदर चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने जाके मेनिंजेस को इन्फ्लेम कर दिया। इन्फ्लेम करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वो सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस आना शुरू हो जाएंगे कि वहाँ पे एडीमा हो जाएगा, सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा पेशेंट को, उसका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा वो राइज़ कर जाएगा और उसकी जो सारी मैकेनिज़्म है मेनिंजेस की, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंपल सा आपने जो है ना इसको पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखना है, क्या स्टोरी हुई है, किस तरह बैक्टीरिया पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पे कैसे ब्लड ब्रेन बैरियर को ख़राब कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आप ग्रॉस लिखेंगे और फिर आप माइक्रोस्कोपिक वर्जन लिखेंगे। ग्रॉस में जब आप देखेंगे मेनिंजाइटिस को तो आपको क्या नज़र आएगा, तो ग्रॉस से पहले आप लोकेशन देखेंगे। लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि मेनिंजेस कौन सी इन्फ्लेम होती है, लेप्टोमेनिंजेस इन्फ्लेम होती हैं। तो लोकेशन में हमारे पास क्या होगा, लेप्टोमेनिंजेस होंगी कि जो लेप्टोमेनिंजेस हैं, जो सरफेस है ब्रेन की वो सारी इन्फेक्ट होगी। तो लोकेशन हो गई लेप्टोमेनिंजेस। दूसरी मैं थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ, जो हमारा एच इन्फ्लुएंजा होता है ना, जिसके बारे में हमने ये डिस्कस किया कि ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, इसको ज़्यादातर बेसल रीजन पसंद होता है ब्रेन का, ठीक है। बेसल रीजन जो नीचे वाली बेस होती है ब्रेन की, वो इसको पसंद होती है। और जो होता है ना न्यूमोकोकल, ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि ओल्डर एडल्ट्स में, बूढ़े लोगों में ज़्यादातर मेनिंजाइटिस कॉज करता है। इसकी लोकेशन ज़्यादातर आपको जो मिलती है ना, वो ऊपर वाले जो ब्रेन की कन्वेक्सिटीज़ होती है ना, सेरिब्रल कन्वेक्सिटीज़, सेजिटल साइनस के करीब, वहाँ पे ये ज़्यादातर कॉज करता है। तो अगर आपने ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं तो आप लोकेशन में लेप्टोमेनिंजेस लिखोगे, फिर ये बताओगे कि एच इन्फ्लुएंजा जो होता है वो यूजुअली बेसल होता है, न्यूमोकोकल जो होता है वो मोस्टली आपको सेरिब्रल कन्वेक्सिटीज़ के करीब मिलता है, सेजिटल साइनस के करीब। फिर आप ग्रॉस शुरू कर लेते हो। ग्रॉस में आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है कि यहाँ पे आपको थिक क्रीमी एक्सुडेट मिलता है। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सुडेट निकलेगा। वेजल जब डायलेट कर चुकी होंगी तो उसमें से सारी प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगी और आपको जो प्रोटीन्स नज़र आएंगी, एक्सुडेट नज़र आएगा, वो थिक एंड क्रीमी नज़र आएगा, जैसे क्रीम होती है ना थिक सी, उस तरह नज़र आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मेनिंजेस जो है वो ओपेक नज़र आएंगी।
खुद सोचें कि वहाँ पे क्रीम जमा हो गई है तो ऑब्वियसली मेनिंजेस क्या होंगी, ओपेक हो जाएंगी, उनमें से लाइट अब पास नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस तरह से हम ओपेक कहते हैं उसको। ये हो गई ग्लॉस। दूसरा हम करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं, सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो हमें क्या नज़र आएंगे, न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं मेनिंजाइटिस में। तो वो जो हमने ग्रॉस में देखा था ना, एक्सुडेट, थिक क्रीमी एक्सुडेट, उसको जब हम माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे ना तो वहाँ पे उसके अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे उस एक्सुडेट के अंदर। तो एक्सुडेट्स कंटेन्स द न्यूट्रोफिल्स एंड द फाइब्रिन। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं इन इसकी ये जो पस होती है इसकी, जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हमें वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है कि कौन सा है। वैसे तो हमने एज वाइज देख लिया, लेकिन अब हम ऑर्गेनिज्म को जब ग्राम स्टेन करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है इसमें प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सी आपकी मॉर्फोलॉजी है जिसमें आपने सबसे पहले लोकेशन लिखी, मैंने बार बार रिपीट कर दिया, तीन पॉइंट्स आपने लिखने हैं। दूसरा, ग्रॉस में आपने क्रीमी पस लिखनी है और ओपेक मेनिंजिस लिखनी है। और माइक्रोस्कोपी में आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे एक्सुडेट के अंदर, और ग्राम स्टेनिंग में आपको ऑर्गेनिज्म का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम CSF का कल्चर करवाते हैं तो हमें क्या जो है वो पता चलता है CSF के अंदर। CSF जो होता है ना वो क्लाउडी हुआ होता है, बैक्टीरिया जमा हुए हुए हैं, वहाँ पे पस हुई हुई है तो ऑब्वियसली वो क्लाउडी हुआ होगा। इसके अलावा वहाँ पे शुगर जो होगी, जो ग्लूकोज होगा CSF का, वो कम हो गया होगा, क्योंकि जो आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज खाते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, तो जिसकी वजह से जो CSF का ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है। और जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंक्रीज़ हुई होती हैं। प्रोटीन्स क्यों इंक्रीज़ हुई होंगी, खुद सोचें कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे डैमेज करते हैं ना, डैमेज की वजह से वहाँ पे जो प्रोटीन्स होती हैं स्ट्रक्चर्स की वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से CSF में जो प्रोटीन्स रिलीज़ होती हैं स्ट्रक्चर्स के डैमेज होने की वजह से, तो वो CSF में राइज़ कर जाती हैं। इसके अलावा जब आप उसमें देखते हैं ना तो ल्यूकोसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, न्यूमरस पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं। तो ये CSF टिपिकल होता है जिसमें आप समझ जाते हैं कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ना कि कोई और मेनिंजाइटिस किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में टिपिकल आपको ये 4 चीज़ें मिलती हैं, क्लाउडी होता है, प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा हुई होती है, ग्लूकोज कम हुआ होता है, और पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं जो कि आपकी बुक में इतनी अच्छी मतलब नहीं लिखी हुई, कॉम्प्लिकेशंस नहीं लिखी हुई, उसमें अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि इसकी वजह से देखिए मेनिंजाइटिस हुई हुई है, सारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है मेनिंजिस की, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो जाता है। वहाँ पे जब वो सारे वो ब्लॉक हो जाते हैं रास्ते, तो उसकी वजह से CSF जो प्रेशर होता है वो राइज़ हो जाता है, और उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो जाता है। हमने जब इसकी पैथोजेनेसिस देखी थी तो हमने ये अल्टीमेटली देखा था कि CSF जो है वो इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनकी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है, मतलब वेन्स के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो ब्लड सप्लाई होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सेरिब्रल इन्फाक्शन हो जाएगा, और ब्रेन पैरेन्काइमा डेड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, सेरिब्रल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ पे पहले पस थी और पस जब ज़्यादा देर रहती है तो वो एब्सेस फॉर्मेशन कर देती है। इसके अलावा एपिलेप्सी हो सकती है पेशेंट को, एपिलेप्टिक अटैक्स का एक हमारे पास होता है कॉज कि मेनिंजाइटिस की वजह से पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम होता है, जिसमें आपको पता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स का भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जगह जगह आपको पेटिकल हेमरेजेस मिलते हैं बॉडी पे। तो ये इसके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ट्रीट करने के लिए। फिर हम इसकी ना CSF फाइंडिंग्स देखते हैं जो CNS इन्फेक्शंस के लिए डिफरेंट CNS इन्फेक्शंस में डिफरेंट CSF फाइंडिंग्स होती हैं, वो हमने लाजमी देखनी होती है वाइवा के लिए, ऑस्पी के लिए, और जो है वो SCQs के लिए और MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक्टीरियल तो हमने पढ़ ही लिया कि वो हमें क्लाउडी नज़र आता है, प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, ग्लूकोज कम होता है, और हमें उसमें जो है वो लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है वायरल से और TB से।
जो टीबी का मेनिंजाइटिस होता है उसमें क्लाउडी अपीयरेंस नहीं होती, ग्रॉसली वो बिल्कुल क्लियर होता है, वायरल भी बिल्कुल क्लियर होता है बिकॉज देयर इज़ नो पस फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रोटीन जो होती है वो तीनों में हाई होती है, बैक्टीरियल में भी, ट्यूबरकुलस में भी और वायरल में भी। लेकिन जो ट्यूबरकुलस वाला होता है ना, टीबी वाला मेनिंजाइटिस, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। सबसे टॉप पे प्रोटीन्स हाई होती हैं टीबी वाले में, फिर बैक्टीरियल वाले में और लास्टली वायरल वाले में। वायरल में इतना ज़्यादा प्रोटीन्स हाई नहीं होती, सबसे ज़्यादा टीबी में हाई होती हैं। फिर ग्लूकोज़ की बात करते हैं तो ग्लूकोज़ हमने देखा कि बैक्टीरियल में बहुत ज़्यादा कम होता है, टीबी में भी थोड़ा सा ग्लूकोज़ कम होता है, लेकिन वायरल में ग्लूकोज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है बिकॉज़ वो वैसे ही जो है वो होस्ट की मशीनरी यूज़ कर रहा है, वो ग्लूकोज़ को यूज़ नहीं कर रहा है एनर्जी के लिए। तो वायरल में ग्लूकोज़ नॉर्मल होता है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो बैक्टीरियल में हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं, वायरल में हमें सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं। तो ये भी डिफरेंस याद रखना है आपने। सो ये सब जो था ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेनिंजाइटिस के टॉपिक से। बाकी आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है और आपका जो टॉपिक होगा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।